अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज अपने चैनल पे न्यू वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ ऑग्रेज ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लेक। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं भी एक इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर जो है वो अपना चैनल बनाऊँ, ताकि जो है वो लोग फ़ायदा उठा सकें मेरी भी वीडियोस के साथ, जिस तरह से यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो क्या मैं खुद भी एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ा रही हूँ, तो उस टाइम मैं 3rd सेमेस्टर को पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे रोमांटिक चल रही है, नॉवल में भी और पोइट्री में भी। तो अगर मैं इस तरह से भी कर सकती थी कि इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ माय चैनल, तो मैं जो है वो स्टार्ट से स्टार्ट कर लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ से एक अलग चीज़ हो जाएगी, वहाँ से एक अलग चीज़ हो जाएगी, इस तरह से फिर थोड़ा रीड भी करना होता है, थोड़ा सा गो थ्रू भी करना होता है पिछले डाटा को, तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कि ये उनके साथ ही यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, तो उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। अब जो है वो डेली चैनल के ऊपर कोई ना कोई वीडियो आएगी, कोई ना कोई प्रेजेंटेशन ज़रूर आएगी, और या हर दूसरे दिन ज़रूर आएगी। तो आप लोग प्लीज़ कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं ऑग्रेज ऑफ इनोसेंस बाय विलियम ब्लेक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये याद रखिएगा कि विलियम ब्लेक जो है वो एक रोमांटिक पोइट है, और रोमांटिक पोइट्री के अंदर क्या था, सबसे ज़्यादा हम लोगों को इमेजिनेशन देखने को मिलती थी, या इजी डायलेक्ट जो है वो देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इजी डायलेक्ट तो इन्होंने यूज़ की है, लेकिन इमेजिनेशन, इमेज एंड इमेजरी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की। ही इज़ अ रियलिस्टिक पोइट, ही इज़ अ mystical poet, he is so called mystical poet, and he was born in 1757 and died in 1827, and the most of his poems and most of his works जो हैं वो इनकी डेथ के बाद जो हैं वो पब्लिश हुए। ही इज़ इंग्लिश पोइट, पेंटर एंड पेंट मेकर। ठीक है, काम जो ये करते थे ना वो पेंट मेकर का करते थे। ठीक है, पेंट मेकर का ये काम करते थे, तो क्या उसको कहते हैं, अब रोमांटिक एज में जो इनके काम है ना, जैसे पीबी शेले हो गया, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, एस.टी. कॉलरिज हो गया, उनके साथ जो है ये 3rd 4th नंबर पे आते हैं। और जैसे रोमांटिक एज के अंदर आपको पता है कि 3 क्लासेस थी, डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट वाली, और फर्स्ट जनरेशन राइटर, सेकेंड जनरेशन राइटर्स। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन ये भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर समझे जाते हैं रोमांटिक एज के। ठीक है, इनका जो स्टाइल था वो यूनिक था, काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। ही डेवलप अ डिस्टिंक्ट स्टाइल दैट कंबाइंड हिज पोइट्री विद द विजुअल आर्ट। ठीक है, क्योंकि पेंटर थे तो फिर जो है वो अपनी पोइट्री के अंदर जो है इमेज और इमेजरी जो है बहुत अच्छी, इमेज और इमेजरी बेसिकली यही होती है कि इंसान जो है वो जो बातें लिख रहा है, तो जो पढ़ने वाला होता है उसको उसको वो सब चीज़ दिखना शुरू हो जाए। अब इमेजरी में और इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, he created illuminated printing, अच्छा, इन्होंने प्रिंटिंग करने का जो है वो न्यू मेथड स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नया तरीका निकाला था। इनके लिटरेरी वर्क्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो हर जगह पढ़ा जाता है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ही है। उसके अलावा द टाइगर, द लैम्ब, जो मिल्टन, जेरूशलम, उनके अलावा भी द डिवाइन इमेज है, और भी काफ़ी सारे वर्क्स हैं इनके माशाल्लाह से। फिर इनका जो आर्टिस्टिक विजन है, हिज आर्ट्स ऑफ्टन फीचर्स मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल थीम्स। अच्छा देखें, ये कि यार रोमांटिक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, पौधे, पत्ते, नेचर, ये सब चीज़ें इनके ऊपर, बट इन्होंने ये नहीं किया मिस्टिसिज्म में, यानी मिस्टिकल क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा होती है जिसके अंदर। ठीक है, वो जो ज़्यादा लोग बाबा टाइप लोग होते हैं, खुदा के साथ जिनका कनेक्शन ज़्यादा होता है, उस तरह के ये बंदे थे, तो पोइट्री भी उसी तरीके से कर जाते, जैसे हमारे वलियों की पोइट्रीज होती हैं। ठीक है, हमारे जो सूफियों की पोइट्रीज होती हैं, ये भी एक सूफियों की तरह पोइट्री ही इन्होंने की है। हिज फेमस पोइट्री, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अदर नोटेबल वर्क इंक्लूडेड द एपिक मिल्टन, सॉरी, इट्स, ये जो है ये दोबारा से आ रहा था, ये वाला भी दोबारा से आया हुआ है, तो मैं इसको कर देती हूँ कट।
अच्छा, रिकॉग्नाइजेशन जो है ना वो इनको काफ़ी ज़्यादा लेट मिली थी, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना आप लोग एग्रीज ऑफ इनोसेंस है, ये भी जो है इनकी बुक में फिर बाद में ही मिली है, ठीक है। तो while largely recognition in his life, he is now considered a major figure in the history of both poetry and visual arts. अच्छा, एज आर्टिस्ट इनको जो है अब नाम मिला है, जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया कि व्हाट द विलियम ब्लेक रियली इज, रियली वाज, सॉरी। अच्छा, तो ये जो इसका ये है टाइटल है, टाइटल का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ऑग्रीज, ऑग्रीज का मतलब होता है प्रोफेसिस, ठीक है। यानी जो इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब मासूम लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर या मासूम कोई भी जानदार चीज़ होती है। अब जब हम पीछे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मासूम क्या चीज़ थी। मासूम चीज़ें बेसिकली वही थी, जानवर वगैरह थे, परिंदे वगैरह थे, वो चीज़ें इनके अंदर शामिल आई हुई, या वो लोग भी, इंसान भी हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वो इनोसेंट लोग हैं, इनोसेंट लोग वो वाले हैं। और ऑग्रीज का मतलब होता है प्रोफेसिस। प्रोफेसिस के अगर अगर किसी ने मतलब इनोसेंट लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती की है या कुछ भी मतलब बुरा किया उनके साथ, तो उसको जो है वो हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ पे देना पड़ेगा। शगुन भी बेसिकली हम लोग इसको कह सकते हैं। अब हम लोग अपनी पोइट्री स्टार्ट कर देते हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दुनिया को एक रेत के ज़र्रे में देखना। एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और जन्नत को जो है एक जंगली फूल में देखना। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, लामहदूदियत को जो है वो अपने हाथ की तली के अंदर पकड़ लेना। एंड इटर्निटी इन एन, और जो लाअब्दियत है यानी वो वक्त जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, उसको 1 घंटे के अंदर कैद कर लेना। ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। नहीं जो हो सकता वो क्या, अच्छा मैं इसकी राइम स्कीम भी साथ साथ लिखती जा रही हूँ। इसकी है बी, अच्छा वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर कोई बंदा किसी के साथ ज्यादती कर देता है तो उसकी माफ़ी हो जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो अब देखा जा सकता है कि इसकी जो पूरा पैटर्न है, इस पूरी पोइम का जो पैटर्न है वो अजीब सा है, वो सेम नहीं है, ठीक है। उनके ये मतलब ये जो पहला क्वार्ट्रेन है, ये इसकी राइम स्कीम है ए बी। बाकी सबके जो है वो क्वार्ट्रेन्स नहीं है, कपलेट्स हैं, और इनकी है ए, इसकी भी है ए, ठीक है। फिर जो दूसरा कपलेट होगा उसकी होगी बी, फिर इसकी होगी बी। इसी तरीके से जो पहला स्टैंजा, सॉरी पहला क्वार्ट्रेन है, बस उसकी ए बी है, इनकी ए बी बी, ए बी बी, ठीक। अ डॉग स्टार्व्ड ए बी बी, ठीक है। सेम लाइक साउंड्स आ रही है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। एक रॉबिन रेड ब्रोस इन अ केज पुट्स ऑल हेवन इन अ रेज, यानी एक रॉबिन होता है, वो बर्ड होता है, उसको जब हम लोग पकड़ लेते हैं ना, उसको जब हम लोग कैद कर देते हैं, तो वो पूरी जो जन्नत होती है, सारे जो आसमान होते हैं, उनको गुस्सा दिला देता है और उसको दहला के रख देता है। एक जो डव होती है, डव हाउस फिल्ड विद डव्स एंड पिजन्स, यानी एक फाख्ता का जो घर है वो फाख्ताओं से भरा हुआ और जो है पिजन्स के साथ भरा हुआ। शेडर्स हेल थ्रू ऑल इट्स रीजन, यानी दोज़ख को हिला कर रख देता है, उसके सारे जो ज़मीन के हिस्से होते हैं दोज़ख की, जहन्नुम के, उसको हिला के रख देता है। एक जो अ डॉग स्टार्व्ड एट हिज मैसेंजर्स गेट, एक जो कुत्ता है वो अपने मास्टर के गेट के ऊपर भूखा बैठा है। प्रोडिक्ट्स द रुइन ऑफ द स्टेट, यानी फिर जो है उस रियासत का, उस कंट्री का बुरा वक्त शुरू हो गया, वो ख़त्म होने के दहाने के ऊपर है, अगर एक कुत्ता अपने मास्टर के गेट के ऊपर भूखा बैठा है। अ हॉर्स मिसयूज्ड अपॉन द रोड, एक खाली रोड के ऊपर जो है वो एक हॉर्स जो है वो मिसयूज्ड हो गया है। कॉल्स टू हेवन फॉर अ ह्यूमन ब्लड, यानी फिर जो है ये जो जन्नत है, वो जन्नत जो है वो इंसानी खून मांगती है, यानी जिसने इस जानवर के साथ बुरा सलूक किया है, इसको बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है, तो फिर जहन्नुम भी कहती है कि
के साथ जो है वो ज्यादती हुई है और इसका जो है वो अब जस्टिस होना चाहिए, और यही इसका मेन थीम है, इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस। इसका भी मैं आपको लिख देती हूँ, ए। अब इसकी जो साउंड्स है वो इस तरीके से रिलाई करते हैं, like gate state, it's same like sound, then ea. It's road, blood, same like sound at the end, bb. Cage, rage, something like that, it's similar in both of words, aa, so it's aa. Pigeons, regions, so there is at the end ss, and the pronunciation and the sound of both the words is same, so इसका जो वो हो मीटर होगा, सॉरी मीटर कह रही हूँ आप लोग को, इसकी जो राइम स्कीम होगी वो बी हो। अगला जो है वो